मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिमला के दौरे पर हैं। मीडिया से रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब शिमला पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री को करनी थी यहां पर, और अब मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो रहे हैं। और यहां से उन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री करने वाले हैं जो उनकी जनसभाओं में हमने सुना, उनकी सभाओं में हमने सुना। फिलहाल सीधी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सबसे पहले, और मुख्यमंत्री क्या कहते हैं इस पर सभी की नजर भी है। तो सुनते हैं मुख्यमंत्री नमस्कार, क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अभी अलका लामा जी ने आपको ब्रीफ किया। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो हो रही है, आपको मालूम है कि चुनाव चल रहे हैं, और उसके बीच के अंदर जो इशू बने हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसको लेकर मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। जिस रूप में धज्जियाँ उठ रही है संविधान की, और लोकतंत्र खुद खतरे के अंदर है। कि वो क्या करना चाहते हैं। एक महंगाई कमर तोड़ दी सबकी, देशवासियों की, बेरोजगारी, जो युवाओं के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। फिर आप देखते हैं कि जो हरकतें होती कई तरह की, वो भी उसका कारण है कि फ्रस्ट्रेशन की हद होती है। 2 करोड़ के वादे तो धरे रह गए उनके। और तीसरा, डेमोक्रेसी है देश के अंदर। और मैंने कहा, एक बार प्रधानमंत्री आए थे अभी 5 साल पहले राजस्थान में, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, आप दुनिया के मुल्कों में जाते हो तो आपका मान सम्मान होता है। इसलिए होता है, एक तो आप गांधी के देश से आए हैं, और एक आप 70 साल के बाद नहीं इस देश में डेमोक्रेसी काम रखी है। इंदिरा गांधी ने ध्यान दे दी, राजीव गांधी सहयोगी पर मुल्क एक रहा, अखंड रहा। चुनाव हार गए इंदिरा जी, सत्ता सौंपी मोरारजी भाई देसाई को। वाजपेयी जी चुनाव हार गए, सत्ता सौंपी सोनिया गांधी जी को, उन्होंने दे दिया मनमोहन सिंह जी को। तो ये जो परंपरा 70-75 साल में काम रखी, पाकिस्तान की तरह 2 बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ, ये तमाम बातें दुनिया के मुल्कों के जहन के अंदर है, इसलिए आपका सम्मान होता है। अब आप देखिए, जो हालात है वो बहुत ही गंभीर है। असहमति व्यक्त करें कोई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, आप देशद्रोही हो, जेल जाओ। ये कहाँ का न्याय है देश के अंदर। जुडिशरी दबाव में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, सब विपक्षी पार्टियों के पड़ते हैं। और चुनाव के पहले रेखी होती है कौन कौन इमदाद करेंगे कांग्रेस की, कौन कौन चंदा दे सकते हैं कांग्रेस को। पहले लिस्ट बनती है, फिर छापे पड़ते हैं। एक और मॉडल नया देश में शुरू हो गया है, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का। वो है मॉडल, सरकार को टॉपल कैसे करो, नया मॉडल है। जैसे महाराष्ट्र में 50 विधायकों के यहाँ पहले ईडी, सीबीआई ज़्यादा धमकाना, फिर उनके परिवार वालों को तंग करना, और फिर सरकार को टॉपल करना। कर्नाटक में ही हुआ था, मध्य प्रदेश में ही हुआ था, और रास्ते में होते होते हम बच गए। 30-35 करोड़ रुपए दिए जाए। कल्पना कीजिए क्या हुआ देश के अंदर, कुछ हो सकता है क्या। कल मैंने कहा केजरीवाल जी को, आप भाग गए हिमाचल प्रदेश से, तो हिमाचल प्रदेश वाले को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने केजरीवाल को भगा दिया आप पार्टी को। वो इस लायक ही नहीं।
आपके पड़ोस में पंजाब सरकार तो बन गई, आज क्या स्थिति बनती जा रही है इतने महीने में। आज अभी से हालात खराब होने लगे वहाँ पर, शासन नामी चीज नहीं वहाँ। दिल्ली का मॉडल का वो ढोकला कर फसला करने हैं, अधिकारी तो रही उनके साथ में। क्या स्थिति वहाँ पर? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, हमारे जिले के बराबर है, और ऐसा फेंक रहे हैं देश के अंदर। मैं देश को नंबर 1 बनाऊंगा। अरे आप हो क्या जो देश को नंबर 1 बनाओगे? पहले वो हैसियत प्राप्त तो करो कि बाद में आप कह सको मैं देश को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार आप जो जनता को गुमराह कर रहे हो, मीडिया को पैकेज दे रहे हो, ऐसे पैकेज दे रहे हो कि एक लाइन नहीं चल सकती। कल मैंने कहा अहमदाबाद के अंदर, बड़ौदा के अंदर, कि भाई आप ये बताओ, आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया बीजेपी पर कि मुझे कहा गया कि आप विड्रॉ कर लो गुजरात से, मनीष सिसोदिया जेल में जाएंगे और मिस्टर जैन सत्येंद्र जैन छूट जाएंगे। मैंने कहा केजरीवाल जी आप मुझे ये बता दीजिए किसने संपर्क आपसे किया? मोदी जी ने किया, गृह मंत्री जी ने किया, या नड्डा साहब ने किया जो उनके अध्यक्ष हैं, या और किसी ने किया? तो ये बताओ। आरोप बहुत बड़ा है, राजनीतिक पार्टी जहाँ सरकार 2 उनकी हैं, वो कह रहा है मेरे पे आरोप, मुझे सौदेबाजी होने लगी कि मैं विड्रॉ कर दूँ गुजरात से। तो कौन संपर्क किया? नंबर 2 मैंने कहा पैकेज आपको क्या ऑफर किया? 5,000 करोड़ का किया, 10,000 करोड़ का किया, या 2,000 करोड़ का किया? क्योंकि बीजेपी तो बिना पैकेज काम करती नहीं। जो मैंने अभी बताया आपको, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के अंदर और भी जगह देखिए आप कि चुनाव जीतने के बाद भी विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग करके खरीद करके फिर आप बाई इलेक्शन करवाते हो गुजरात के अंदर। तो हालात इस प्रकार के देश के अंदर, एक तो मैं कहना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि संविधान जो आपके सामने है, और आज देश को गर्व होना चाहिए कि हम 75 साल अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूछो मोदी जी को, बिना पंडित नेहरू के अमृत महोत्सव मना सकते कोई? जिसने 10-12 साल जेलों में बिताए हैं, त्याग बलिदान कुर्बानी की है कांग्रेस नेताओं ने, गांधी जी के सानिध्य में, नेहरू जी हो या सरदार पटेल हो, मौलाना गुलाम आजाद हो, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, बड़ी बड़ी हस्ती जो से बनाए। आप सबको बुला रहे हो, इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हो नई पीढ़ी के लिए, तो नई पीढ़ी आपको कौन याद करेगी? वो जब संभाल के देश को, तो आपके इतिहास को कौन याद करेगा? ये समझ नहीं रहे लोग। तो स्थिति बड़ी गंभीर है देश के अंदर, इसलिए आज देश में माहौल अलग तरह का बन गया। राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी, और नंबर 3 ये जो मैं वो सब बातें बता रहा था अभी, ये जो माहौल बन गया देश में तनाव का, हिंसा का, उसके अगेंस्ट में यात्रा हो रही है। वो कहते हैं प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से और सद्भावना से देश चले, हिंसा नहीं हो। मैं प्रधानमंत्री जी को बार बार आग्रह करता हूँ 3-4 महीने से, आप क्यों नहीं आगे आके अपील कर दो देशवासियों को कि आप प्रेम से रहो, भाईचारे रहो, प्यार से रहो, और मैं किसी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज तक नहीं बोलते हो, कुछ लोगों और हौसले बढ़ते हैं। इन स्थिति में देश चल रहा। तो राहुल गांधी का जो मेन मकसद है कि हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, पार्टियों से, हमारी अपनी विचारधारा की है, नीतियों की है, कार्यक्रमों की है। सब पार्टी अपनी अपनी बात कहे, और माई बाप जनता होती है, वो फैसला करेगी किसको क्या बैठाना, किसको घर भेजना। तो ये 3 पॉइंट लेके राहुल गांधी निकल पड़े हैं, और आप देख रहे हो कि रेस्पॉन्स पूरे मुल्क में मिल रहा है। उससे बीजेपी विस्तृत हो गई है, बेचैन हो गई है, और बेचैनी के अंदर वो लोग आरोप लगाते रहे। पहले तो आपका ट्विटर हैंडल बंद करवा दिया, जो कोर्ट में चले गए। तो ये तमाम बातें वो आपके सामने हैं, और आप देखते हो कि क्या क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो वचन दिए हैं आपको, प्रदेशवासियों को, उस पर वो खरी उतरेगी, ये हम आपसे कहने आए हैं कि सोच समझ के राहुल गांधी जी खुद आए थे अहमदाबाद के अंदर, वहाँ भी जो घोषणा करी थी, अधिकांश घोषणाएं मुझे खुशी है कि जो हमने
इम्प्लीमेंट कर दी राजस्थान के अंदर, इम्प्लीमेंट कर दी, खाली घोषणा नहीं करी है। वो घोषणा कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में ला रही है, गुजरात के अंदर भी और हिमाचल के अंदर। और वो घोषणा ऐतिहासिक घोषणा है, वो तो आप सबको मालूम, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। पर ओपीएस के बारे में मैंने सुना है कि यह बड़ा इश्यू बना हुआ है। मैंने आपके मुख्यमंत्री जी को कहा 2 बार, आप ओपीएस लागू कीजिए। 2 मीटिंगों में हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा आप ओपीएस लागू कीजिए, इसको एग्जामिन करवाइए। वो क्या आप लोगों ने घोषणा कर दी, हमें तकलीफ हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर। मैं कहा आपकी तकलीफ का इलाज मैं कर दूंगा, आप आगे तो बढ़िए, आप टीम भेजिए राजस्थान के अंदर, या हम अधिकारियों भेजेंगे यहाँ पर आपके वहाँ, वो आपको कन्विंस कर देंगे कि मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस लागू करना आवश्यक है। मानवीय दृष्टिकोण से आपको जानकर आश्चर्य होगा, राजस्थान गवाह है, मैं वित्त मंत्री भी हूँ, मुझसे एक कर्मचारी ने नहीं कहा राजस्थान के अंदर अब ओपीएस लागू करो। यू जस्ट इमेजिन, कोई मांग नहीं थी, कोई उम्मीद ही नहीं करते थे, उम्मीद करते नहीं थे। जब मैंने लागू की, जब मैंने स्पीच दी हाउस के अंदर, अनाउंस किया, तो उन सबको आश्चर्य हुआ, बल्कि मजाक से मुझे कहा, अरे साहब पहले क्यों नहीं कहा, मांग तो करते कम से कम, हमारी तो हमारे महासंघ मांग करते आपसे। कहने का मतलब ये कि मानवीय दृष्टिकोण से मेरा फैसला है, और मैं पूरी तरह कन्विंस हूँ कि देश भर के अंदर ओपीएस लागू होना चाहिए। उसके कारण मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल ही बना है इसका। नंबर 1, एक नौजवान आदमी सरकारी नौकरी पीछे क्यों भागता है? उसको तनख्वाह कम होती है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होती है। वो इसलिए भागता है कि मैं बुढ़ापे के अंदर मेरे को कम से कम सिक्योरिटी रहेगी, पेंशन की रहेगी। सबसे बड़ा उसका टेम्पटेशन ही होता है लाइफ के अंदर, उसका हमने ख़त्म कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, जो ओपीएस है, जब से लागू हुई है तब से लोगों में टेंशन है कि भाई ये कहाँ का रिवाज है कि जब रिटायरमेंट होगा तब शेयर मार्केट तय करेगा कि कितने पैसे मिले। आप बता दीजिए, शेयर मार्केट तय करेगा नई पेंशन योजना के अंदर। अभी यूक्रेन का युद्ध आ गया, मान लीजिए कल कोई और युद्ध आ गया, अंतर्राष्ट्रीय शेयर मार्केट डाउन हो गया, क्रैश हो गया, तो उस वक्त में तय होगी, किस प्रकार से तय होगी, सोच सकते हैं। किसी भी तरह से एनपीएस को आप स्वीकार नहीं कर सकते। और मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा, समय रहते हैं मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आपने ओपीएस लागू नहीं की देश केंद्र में भी और आपकी बीजेपी शासित राज्यों के अंदर भी, तो आपकी ये स्थिति बन सकती है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि कर्मचारी वर्ग भी अपना महत्व रखता है, वो भी आपकी सेवा करता है, वो भी आपकी सेवा करता है, 35 साल सर्विस करता है। और उनके परिवार वालों में क्या गुजर रही है, जब मैंने ये लागू किया तो मेरे घर पे 10-12 दिन तक इतने लोग आए, कोई 1,00,000-1.25 लाख लोग आ गए, और मुझे बंद करना पड़ा बाद में, क्योंकि मैं खुद ही 10-15 दिन में देखा रोज भीड़ लग रही है, आंखों में आंसू आ रहे औरतों के। और कहेगा मेरे ससुर जी का ये आपने भला कर दिया, मेरे पिता का ये कर दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने खुद से लोग कुछ सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, मानव अधिकार आयोग कह रहा है ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है, सरकार को सोचना चाहिए। जुडिशरी का जो पे कमीशन है वो कह रहा है कि हम रिकमेंड नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे। और सीएजी वो कह रहा है कि ये आपने कर कैसे दिया, 15 साल में अभी आप लोगों ने नियम ही नहीं बनाए। 2004 से लागू किया 1 अप्रैल से, अभी तक नियम नहीं बनाए हैं, अभी तक नियम बनाए नहीं। और रिटायरमेंट के बाद में क्या उनका होगा, सेवा भर्ती के नियम, और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में नियमों में उनको कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया, अभी तक नहीं दिया गया। तो सीएजी खिलाफ, ह्यूमन राइट कमीशन खिलाफ, जुडिशरी कमीशन खिलाफ, और तो भी की चर्चा नहीं हो रही है। मुझे इस बात का दुख है कि जो मेंटलिटी है फासिस्ट थी, क्योंकि डेमोक्रेसी तो खाली चेहरा पहना हुआ है लोगों के, एक मुखौटा पहना हुआ है, कोई यकीन नहीं था
डेमोक्रेसी के अंदर, ये लोग फासिस्ट ही है। इसलिए ये चर्चा भी नहीं कर रहे। मान लीजिए आप चर्चा करेंगे, नहीं हम तो उसी पे रहेंगे, एनपीएच पे रहेंगे, हम नहीं ऊपीएच लागू, कोई दिक्कत नहीं। आप चर्चा तो करो, चिंतन करो, मनन तो करो कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने लागू की है, छत्तीसगढ़ ने लागू कर दी, पंजाब ने लागू की है, झारखंड ने लागू करी है, और आपके राज्य ने यहाँ पर 3 राज्य आपके हैं, उन्होंने जो है अभी कमेटी बनाई है, जितना भी हिमाचल भी है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ना मेरे ख्याल से 3 राज्य हैं जिसने कमेटी बनाई है, उसमें आपका हिमाचल प्रदेश भी है, कि वो कमेटी बनी खाली जो विरोध हो रहा भयंकर आसाम, केरला और हिमाचल प्रदेश में 3 राज्यों ने बनी कमेटियाँ बनाई है, सिर्फ इसलिए कर्मचारी विरोध से बचने के लिए बनाई है। आपने उनको बुलावे में भ्रम में रखने के लिए बनाई है। आप नीति और नीयत साफ होती तो आप कमेटी बनाने के बजाय आप घोषणा कर देते कि हम ओपीएच लागू करेंगे। ये मेरा मानना है। ये कर्मचारी सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मामला है, मेन बात नहीं दिखाना है। तो मानवीय दृष्टिकोण मैंने कह दिया आपको। अभी हमने 238 लोगों को लाभ भी दे दिया। ये जो आपके मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मैंने वहाँ से मैंने ट्वीट भी किया था मेरे ख्याल से, जिसने कहा नहीं राजस्थान की सरकार ने खाली घोषणा कर लागू नहीं किया है। आज रविशंकर प्रसाद सिंह जी मैंने सुना सुबह आए थे, उन्होंने ये बात कही है। अभी मुझे एयरपोर्ट पर किसी ने कहा, मुझे बहुत दुख होता है, झूठ बोलने की भी हद होती है। मतलब इतने केंद्रीय मंत्री रहे हुए मुख्यमंत्री आप झूठ क्यों बोलते हो? आपको भी हम विचार करेंगे, कमेटी बनाएंगे, आप क्या रख बात, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप कहते हो राजस्थान गवर्नमेंट ने खाली घोषणा करी है, लागू नहीं किया। मैं कहता हूँ लागू भी कर दिया, और जो लोग आते हैं, जैसे वो विधवा औरत आ गई या जो कंपटीशन ग्राउंड से नौकरी मिल गई किसी को, इस तरह की नौकरी मिलती है, वो रिटायर जल्दी हो जाते हैं। 2004 में नौकरी लगी 1 अप्रैल के बाद में, और 18 साल रिटायरमेंट हो गए उनके। ऐसे कहीं 238 हैं जिनको मिलने लग रही पेंशन, ओल्ड एज में मिलने लग रही है। मैंने वीडियो भेजा था यहाँ हमारे पार्टी के अंदर, आपने देखा होगा वीडियो को, जिसमें एक प्रोफेसर किस प्रकार बोल रही है। तो आप सोच सकते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इतने बड़े झूठ का आप सहारा दे रहे हो, वो अनफॉर्चुनेट है, वो कभी नहीं लेना चाहिए मेरा मानना है। अभी हमने भारत सरकार ने क्या किया है, अभी हमने तो क्या लागू कर दिया। तो हमने अभी अप्रैल से जो उनका 10% कटता था हिस्सा, वो हमने समाप्त कर दिया, काटना बंद कर दिया, क्योंकि लागू कर दी पेंशन इसलिए 10% हिस्सा। और एक और पॉइंट है, आपको आश्चर्य होगा, एनपीएच जो है उसमें जब लागू की तो उसमें पारिवारिक पेंशन का भी और ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं किया गया। बाद में दबाव पड़ा तब भारत सरकार ने उसका प्रोविजन किया है। इसका मतलब प्रारंभ से ही जो है ये स्कीम, इसको स्कीम का परफेक्ट नहीं कर सकते। क्या आपको आपका पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी भी आपने उसमें प्रोविजन नहीं किया, बाद में उनको करना पड़ा मजबूरी के अंदर। वेस्ट बंगाल सरकार ने जब हम सब ने कर दी, राज्यों ने लागू किया एनपीएस, वेस्ट बंगाल सरकार ने तब से अभी तक लागू किया ही नहीं। एक राज्य ऐसा भी देश के अंदर लागू नहीं किया, वहां पे शुरू से नहीं किया। तो ये जो मैं सबमिशन मेरा दे रहा था आपको, उसमें आप समझ लीजिएगा कि ये बहुत बड़ा इश्यू है, और पूरे देश में एक वक्त आएगा, पूरे मुल्क के राज्यों में और केंद्र सरकार को इसको अपनाना ही पड़ेगा। ये मैं आपको आज कह सकता हूँ, शिमला के अंदर कह रहा हूँ, बैठ के जाके कह रहा हूँ। एक और पॉइंट है, वो कहते हैं कि एनपीएस के बाद में स्थिति बिगड़ रही है फाइनेंशियली और विकास नहीं होगा, उतनी ओपीएस लाएंगे तो सब रुक जाएगा। तो इनको पूछो 70 साल में या 2004 के पहले जो विकास हुआ देश के अंदर, एक सुई नहीं बनती थी यहाँ पर,
बिजली लोग समझते नहीं थे गाँव में बिजली होती क्या है, वो हमारा मुल्क था जब हम आज़ाद हो गए। तो जो आज आप बताइए मुझे, जो आज 47 के बाद में 2004 तक मुल्क चला है, ओपीएस लागू थी, पेंशन भी मिली उन लोगों को टाइमली, सब क्षेत्रों में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी का युग आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गए, जो कुछ भी हुआ है वो फिर कैसे हो गया? तो ओपीएस लागू करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो वित्तीय प्रबंधन की बात है, ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात होती है। हर राज्य की अलग अलग मैनेजमेंट होती है। आज हमने किया मैनेजमेंट, तो हमने ओपीएस लागू भी किया है। हम जो स्कीम लेके आए जो दुनिया में कहीं नहीं है, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, चिरंजीवी योजना हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी दी है, हम लोगों ने यूनिवर्सल हेल्थ प्रोवाइड करी है, राइट टू हेल्थ बिल ला के लेके आ रहे हैं असेंबली के अंदर। आप कल्पना कीजिए 10 लाख का इंश्योरेंस कर दिया सबका राजस्थान के अंदर। आगे आप सुनेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। 10 लाख के अलावा भी हर मानो 4 लाख का खर्चा हो गया, उसमें 6 लाख के बच्चे हैं और घर में तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट होनी है या लिवर ट्रांसप्लांट होना है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोई भी होना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, कोक्लियर ट्रांसप्लांट होते हैं आजकल बच्चों के जो सुनते नहीं हैं, सुनने लग जाते हैं, बहुत बड़ी क्रांति है इसके अंदर। इन सब के खर्चे जो हैं, अगर घर में तकलीफ आ गई तो आपके 6 लाख जो आपको सिक्योरिटी मिली, परिवार मिली भी रहेगी आपको। उसके अलावा चाहे 15 लाख खर्च होंगे या 20 लाख खर्च होंगे लिवर ट्रांसप्लांट में, किडनी ट्रांसप्लांट में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, वो सरकार अलग देगी इस परिवार को। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगा। एक बार मिस्टर ओबामा ने ओबामा केयर शुरू किया था अमेरिका के अंदर, वही फेल हो गया वहाँ पर। बड़ा चैलेंज है, हमने स्वीकार किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे हमारे कई प्रोग्राम है जो कि ऑलरेडी आपके यहाँ जो मैनिफेस्टो आया उसके अंदर आ चुके हैं। इसलिए राजस्थान में हमने SC/ST सब प्लान भी लागू किया है। SC/ST बहुत बड़ा इसमें वेलकम हुआ है कि किस प्रकार से हम लोगों ने इसको लागू किया। वहाँ पर हर चीज़ में वकीलों के लिए, आपके यहाँ भी वकील काफ़ी होंगे मेरे ख्याल से, उनकी भी मांग होगी। मैंने समझता यहाँ हो सकता पहले से हो, आई डोंट नो, पर हमने वहाँ पर अभी वकीलों के हाल ही के अंदर वेलफेयर फंड के लिए बना दिया उनके लिए। बहुत वकील, सभी समुदाय वकीलों का वेलकम कर रहे उस बात को कर रहे हैं। हर चीज़ को हम लोग खुद देखते हैं और ऐसा प्रयास करें जिससे कि नवाचार भी हो सके। और मैं कई विज्ञापन देता हूँ, सब जगह देता हूँ, और कई राज्य सरकार देती है, अपनी कोई एक उपलब्धि को बताती है और वही पूरे कंट्री में छपता है, आलोचना भी करते हैं। कुछ लोग हमारे बारे में कहा आप ये क्यों देते हो दिल्ली में या हिमाचल में या कहीं पे भी। मैं इसलिए देता हूँ कि वहाँ की सरकार में दबाव पड़े। वो स्कीमें जो हम खाली पहल कर रहे हैं, इसको इनिशिएटिव ले रहे हैं, स्कीमों की जानकारी वहाँ हो जनता को। जनता वहाँ के पॉलिटिकल कार्यकर्ता, वहाँ के अधिकारी, कर्मचारी जो भी हैं, वो तमाम वहाँ की सरकार में दबाव पड़ेगा। राजस्थान में स्कीम हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकती है, उस पर सबका भला होगा, जिसमें OPS दिएगा। नंबर 1 OPS। एक मैंने चिरंजीवी के बताया, आपको नाम मैंने कहा चिरंजीवी, जो हम कहते हैं वही की लॉन्ग लाइफ। तो ये मतलब हमने योजना लागू की, जिसका मैंने कहा आपको कि तमाम दवाएं फ्री, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, सब कुछ फ्री। और आगे सुनिए आप कि उसमें 5 लाख का बीमा हमने कर रखा है एक्सीडेंट का। उसी के अंदर अगर भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, पर हो जाता, मान लो पानी में डूब गए, बच्चे डूब गए, पहाड़ से गिर गए, उन सब के लिए 5 लाख उसके घर पहुंच जाते हैं। कोई अब पहले की तरह भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। हमारे पास भी लोग बहुत खुश है योजना से। और 1,35,00,000 परिवार है राजस्थान के अंदर है। वहाँ महिलाओं को हमने जनाधार कार्ड बनाया हमने उनका, वो उसकी मुखिया है। ये जो मैं आपको स्कीम बता रहा हूँ 10 लाख वाली, ये पूरे एक परिवार की स्कीम है। महिला मुखिया है। उन सब को हम मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं, 3 साल की इंटरनेट सेवाओं सहित दे रहे हैं, जिससे कि उनके बच्चे भी, एक तो कई बच्चे अभी ऑफलाइन पढ़ाई घर में हो रही थी, ऑनलाइन नहीं कर पाए कोरोना के अंदर। और जो आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है, तो
पूरी मुट्ठी में जानकारी है, नॉलेज इज पावर, ये जो आज नई थीम है देश की दुनिया की, उसके अंदर वो पीछे क्यों रहे। हर परिवार को एक कॉन्फिडेंस पैदा हो बच्चों में। स्मार्टफोन हमारे पास भी आया है, वो हम दे रहे हैं। उसके अंदर एक हमने योजना शुरू करी है। मैं चाहूँगा 5 योजना प्राइम मिनिस्टर को चाहिए पूरे देश में लागू करे। ये सोशल सिक्योरिटी है, जमाना आ गया है सोशल सिक्योरिटी का देश के अंदर भी। हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। राजीव गांधी का सपना था, आज मोबाइल फ़ोन आ गए, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई। तो मैं 5 महीने, यूँ तो मेरे हमारी बहुत सारे हमने फैसले किए हैं, पर मैं समझता हूँ 5 ऐसी योजनाएं हैं जिसको मुझे शेयर करना चाहिए। एक तो OPS की पूरे देश में लागू हो। ये हेल्थ स्कीम जो मैंने बताया आपको, अभी उनकी स्कीम फेल हो रही है। भारत सरकार की जो स्कीम है PM के नाम से, क्या नाम उसका स्कीम था, आयुष्मान भारत, वो खाली आपको मालूम होगा शायद एक पॉपुलर लेवल नहीं है। हमने किया तमाम परिवार, अमीर गरीब कोई भी फर्क नहीं है। उनका क्या है, जो एक सर्वे हुआ था पहले, सोचियो इकोनॉमी सर्वे हुआ था, आपकी योजना चिरंजीवी। हाँ, वो जो सर्वे हुआ था वो खाली उस सर्वे के लिए है। उस योजना है, आपको नहीं था, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था पहले UPA गवर्नमेंट वक्त में, उसके लिए योजना खाली उन लोगों तक सीमित है योजना। हमने किया है पूरी पब्लिक के लिए किया है। ये इसकी खासियत, बहुत बड़ी खासियत है। हम चाहेंगे पब्लिक को राइट टू हेल्थ मिले पूरे कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर मिले, नंबर 1। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, OPS लागू करें पूरे देश के अंदर। तीसरा जो हमने किया है, इंदिरा गांधी के नाम से नरेगा की तरह, नरेगा मैंने 25 दिन एक्स्ट्रा दिए राजस्थान के अंदर। हो सकता है नरेगा आपके यहाँ कम चल रहा होगा, 25 दिन हमने एक्स्ट्रा दिए। हमारे वहाँ अकाल छुके पड़ते रहते, तो नरेगा का अलग महत्व है। और शहरों के लिए 100 दिन के रोजगार दिए हम लोगों ने। उसका बहुत वेलकम पूरे देश में हो रहा है कि नगर पालिका इलाकों के अंदर भी गारंटी के साथ में, जैसे नरेगा गारंटी है, उसी ढंग की गारंटी मिली 100 दिन की रोजगार की, उसको लोगों ने वेलकम किया है। एक 8 रुपये में हम भोजन दे रहे हैं, बैठा कर खाना खिलाते हैं आराम से। 17 रुपये पर थाली सरकार दे दी सब्सिडी। तो जो मजदूर है, डेस्टिट्यूट है, गरीब है, ठेले वाले हैं, बल्कि स्टूडेंट भी कई जगह, मैं खुद 2 जगह खाना खा गया हूँ रसोई के अंदर। और मैंने आह्वान किया तमाम पॉलिटिकल नेताओं को, पॉलिटिकल जनप्रतिनिधियों को, महीने में का खाना हो जाके खाओ रसोई में, जिससे क्वालिटी में उसमें मेंटेन रह सके, कोई क्वालिटी गड़बड़ नहीं हो। एक उसकी योजना को मैंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए पूरे देश के अंदर ऐसी कोई स्कीम बनाए जिससे कि आदमी कम से कम भरपेट खाना खा सके। जैसे कोरोना मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा, तो हमने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी, शानदार मैनेजमेंट किया कोरोना का पूरे देश के अंदर। भीलवाड़ा मॉडल का नाम हुआ था, सुना होगा आपने भी। हमारे वहाँ पर बहुत शानदार मैनेजमेंट किया, फ्री इलाज किए। उस जमाने में 40,000 के इंजेक्शन हमने फ्री लगाए, सब कुछ किया। तो एक तो ये बात थी। और लास्ट पॉइंट है, एक और मेरा दूसरा 5 पॉइंट मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर के लिए। मैं कहूँ शिमला से कहूँ, शिमला क्योंकि पहाड़ में आवाज़ हो सकता, आवाज़ गूंजेगी इसकी और वहाँ तक पहुँचेगी प्राइम मिनिस्टर तक। उड़ान योजना महिलाओं की माहवारी होती है, लोग सबको बोलते नहीं, हमारे घरों में नहीं बोलते थे बचपन से। माँ अपने ढंग से बात करती थी, बच्चों को नहीं पूरी बात बताती। पर ये ऐसी स्थिति है, गाँव में जो महिलाएं हैं उनकी बीमारी हो जाती है, जो वो यूज करती कपड़े को, तो बीमारी होती है, बांझ बन जाती, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। वक्त आ गया है कि आज हम भी 21st सेंचुरी में, दुनिया के मुल्कों में वीकली पैसा मिलता है, परिवारों को वीकली पैसा मिलता है विकसित राष्ट्रों के अंदर, घर चल सके आराम से। आज हमने वो स्कीम बनाई है, करीब 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे और पूरे प्रदेश के अंदर चलाइए। पिछली गवर्नमेंट बीजेपी की थी, उन्होंने स्टूडेंट के लिए किया था, मुझे खुशी है। हमने उस योजना को पूरे राजस्थान के पब्लिक के लिए कर दी है, पूरे प्रदेशवासियों में महिलाओं के लिए कर दी है। 12 नैपकिन पर मंथ मिलेंगे, 12 नैपकिन मिलेंगे। बहुत क्रांतिकारी काम है। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ योजना ऐसी जो कि हमने प्रयास किया है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये योजना चाहे हिमाचल हो चाहे गुजरात हो, अभी चाहे मैनिफेस्टो नहीं भी दी गई होगी, पर राहुल गांधी जी ने तय किया, वो खुद अप्रिशिएट कर चुके हैं
मेडिसिन वाले कार्यक्रम को भी उन्होंने अप्रिशिएट किया अभी, और भी वो अप्रिशिएट करते हैं, ट्रीट करते हैं। मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनेगी भविष्य के अंदर, सब जगह हमारा बेस ये रहेगा कि जो हमने जो फैसले किए हैं, हमने राजस्थान में फैसले किए हैं, मैनिफेस्टो बन रहे हैं, गुजरात में अलग बन रहा है, हिमाचल बन रहा है, उसी ढंग से। और राहुल गांधी जी इस पर जोर देते हैं, वादा करो मत, अगर आप करो उसको पूरा निभाओ। कर्जे माफ़ करने की बात की तो 7 दिन में कर्जा माफ़ होगा, तो कर्जा माफ़ हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, राहुल गांधी की जो कमिटमेंट देशवासियों के साथ में है, वो देश और देशवासियों के लिए पूरी तरह समर्पित है, कमिटेड है। इसलिए उन्होंने तय किया था कि मैं एक यात्रा निकालूँ लंबी, उसके लिए मेरा मैसेज देने की मैं प्रयास करूँ। धन्यवाद। मैं आपके सवाल आमंत्रित करूं उससे पहले हिमाचल की और देश की तमाम महिलाओं की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं कि राजस्थान में आपने बताया हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन उड़ान योजना के तहत दिए जा रहे हैं। सर, यहाँ पर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली गारंटी में शामिल किया है कि घर घर लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को महीने की पहली तारीख आर्थिक सशक्तिकरण के तहत 1500 रुपए दिए जाएंगे। आपकी उपलब्धियां बहुत है सर, लेकिन एक उपलब्धि आपने नहीं बताई, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ओपीएस के हमें चुनौती दी गई, लागू नहीं हो सकता है, चैलेंज दिया गया, लेकिन हमने राजस्थान से जो हमारे वीडियो आए आपको हमने लाइव दिखाया कि जिनके खातों में पेंशनें जा चुकी हैं और वो महिलाएं भावुक होकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हुई दिखी कि अब हमें इस उम्र में किसी का आश्रित नहीं रहना होगा। ओपीएस के साथ सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताना चाहती हूँ सर, यहाँ पर सेब बागवान जो है वो पूरी तरह शोषित है, पूंजीपति मित्रों के हाथ में, दाम तय करना उनके हाथ में नहीं है। जीएसटी को 12 से 18% किया जा रहा है। बार बार पूछा जाता है राजस्थान में क्या हो रहा है, मैं बताना चाहती हूँ राजस्थान में क्या हो रहा है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देते हुए राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के लिए एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। यहाँ का सेब के बागवानों को किसी तरह की कोई मदद, सब्सिडी सरकार दे रही है, देने की बजाय उल्टा पता लगता है कि सर उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बंद कर दी गई है। हिमाचल में सेब आधारित उद्योगों को ऐसी सब्सिडी मिले तो यहाँ भी पूरी इंडस्ट्री विकसित हो सकती है। ये सुझाव दे रहा है, लेकिन दुरुस्त आए जयराम ठाकुर सरकार जा रही है, लेकिन था कि अगर आपको सुना होता सर तो जरूर यहाँ के लोगों को राहत मिलती। अब मैं सीधा आमंत्रित करती हूँ पत्रकार साथी हमारे से एक एक करके सामने। सर पहले एक सेकंड सर, पहले आपके या भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक में प्रियंका गांधी है। क्या इस चुनाव को मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी मानते हैं? देखिए, वर्सेस तो बीजेपी कर रही, घबरा कर रही। उन्होंने ये तय किया कि मैंने मोदी जी का चेहरे सामने रख के राजनीति कर रहे हैं। बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, कहावत है, बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी। अब कब तक मोदी जी का चेहरा सामने रख के राजनीति करोगे? मोदी जी का खुद का ग्राफ नीचे आ रहा है। मोदी जी को पता नहीं महसूस हो नहीं हो, पर देशवासियों को महसूस हो रहा है कि आज अगर 2014 की जो मोदी जी की स्पीचें सुन लो 14 की और पब्लिक सुना दो तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल आपका सर, आपका सवाल। आपको फोकस कर रहे हैं ओपीएस पे और हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है इसको लेके बड़ा एजेंडा लेके चलिए। क्या आपको लगता है, जैसे आपके प्रदेश में आपने कहा है कि आपने ओपीएस लागू भी कर दिया, तो लागू होना शुरू हो गई है, और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह से आप कहते हैं कि आज गवर्नमेंट या जो कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को, इस इशू को लोगों तक नहीं बता पाई है, क्योंकि लगातार जितने भी भाजपा के बड़े नेता प्राइम मिनिस्टर से लेकर बड़े लोग इस बात को लेकर कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इसको लागू करना पॉसिबल नहीं है, फंड्स कहाँ से आएंगे और ये लागू नहीं हो सकती है। तो जब ये आपके प्रदेशों में लागू है तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको लोगों के बीच में प्रचारित नहीं कर पाई है?
और दूसरा ऑपरेशन लोटस को जैसे आपने कहा कि जहाँ भी सरकारें बन सकती है, ये बनेगी आगे, भाजपा उन सरकारों को गिराने का प्रयास करती है, तो उसको कांग्रेस की अब स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, ये जो ओपीएस का आपने कहा, ये तो हमारे वहाँ तो लोगों ने वेलकम किया, जहाँ जहाँ लागू हो रहा वेलकम करे लोग। बाकी देश के अंदर जो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा था, हम ये रिक्वेस्ट करें प्राइम मिनिस्टर से कि पूरे देश के अंदर जो ये वर्ग है, कर्मचारी वर्ग, मैं समझता हूँ कि सब जगह मांगे उठ रही है। बीजेपी के राज्य वाले दबा रहे हैं उनको, पर वो दबने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी खुद की फ्यूचर का सवाल है परिवार का। एक कर्मचारी की जब रिटायरमेंट में डेथ हो जाती है तो वाइफ को पेंशन मिलती है। एक कॉन्फिडेंस आप दिला रहे हो मतलब कर्मचारियों का, तो 35 साल वो क्या सर्विस करेगा? गवर्नेंस में फर्क पड़ जाएगा देश के अंदर। और जो मैंने कहा आपको कि ओपीएस लागू था तभी देश ने प्रगति करी है। ये कहना अजीब बात है कि ओपीएस लागू होगा तो वित्तीय प्रबंधन में नहीं होगा, विकास कैसे होगा? विकास का पैसा तो चला जाएगा कर्मचारी का। ये धारणा गलत धारणा बना दी गई है, उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल मिस्टर शर्मा, एनडीटीवी। सर, बीडी शर्मा वो एनडीटीवी से। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस पर फैसला दिया है, उस पर आपकी क्या है? उस पर मैंने उसको वेलकम किया, कांग्रेस ने वेलकम किया, पर मैं वेलकम इसलिए भी कर रहा हूँ कि 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था पहली बार, तब पहली हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले मैंने प्रस्ताव पास किया था और वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, उनको हमने भेजा था कि समय आ गया कि 14%, अभी 10% हुआ है। उस वक्त मेरा प्रस्ताव था 14% जो है आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिलना चाहिए। ये मैंने उस जमाने के अंदर बात कही थी। उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कमेटी बनाई, शाही कोई नाम था, शाही कमीशन बना था, और वो आ गया तभी 2010 के अंदर 12 के अंदर रिपोर्ट भी आ गई थी। मोदी जी ने 5 साल डिले किया इसको, क्योंकि रिपोर्ट कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट थी, इधर डिले किया। अब 5 साल के बाद उन्होंने लागू किया इसको, इतने कांग्रेस ने इसको वेलकम किया। अगला सवाल ये शाहीन खान, विकासशील भारत देवी। मेरा सवाल आपसे राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में कहा है कि कांग्रेस एक ऐसा जहाज है जो पूरी तरह डूब चुका है और दुनिया का कोई भी पायलट उसे नहीं बचा सकता है। क्या ऐसे में राहुल गांधी और उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक उम्मीद का रास्ता है आपके लिए? सर, भारत जोड़ो यात्रा पर उनका सवाल है कि भाजपा का उस पर तंज है, तो पूछ रही है हमारा क्या कहना है। ओ, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस, राजनाथ सिंह जी से मैं उम्मीद नहीं करता था। कब का मैंने अभी प्रचार कर रहे हैं सर यहाँ पर रक्षा मंत्री कि आपका जहाज, कांग्रेस का जहाज दूसरा डूब चुका है और दुनिया का कोई पायलट उसे नहीं बचा सकता। दुनिया का कोई पायलट, ये मैं समझता हूँ कि राजनाथ सिंह जी जैसे व्यक्तित्व थे, मैं उम्मीद नहीं करता था। इसका मतलब राजनाथ सिंह जी पर कोई न कोई इतना भयंकर दबाव पड़ा दिखता है आरएसएस और बीजेपी का, मजबूरी में उनके मुंह से बुलवाया गया दिखता है। धन्यवाद। आपका सवाल? बीजेपी मैनिफेस्टो में सबसे टॉप पे यूसीसी है, सबसे टॉप पे उन्होंने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का है कि वो हिमाचल में इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, और हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में वो दावा कर रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरा सवाल, राजस्थान में कुछ घटनाएं आ रही है धर्म परिवर्तन की, कुछ ग्रामीण इलाकों से धर्म परिवर्तन की घटनाएं आई है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, धर्म परिवर्तन की घटना तो दिल्ली, राजस्थान, गुजरात या और भी कहीं छोटी मोटी खबरें आती रहती है। इसमें कोई बाप पे ऐसी कोई विशेष बात हमें हमारे सामने नहीं आई है कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके कोई धर्म परिवर्तन की बात हो रही हो। एक बात तो ये थी। दूसरा आपने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इनके पास 2-3 कारतूस बचे हुए होंगे बीजेपी के पास में, उन्हीं कारतूस भी चला देंगे। इसलिए जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पे ये बात करें। धन्यवाद। गहलोत साहब, शिमला में आपने अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो काम है, वो गिनाए हैं। एक प्रकार से राजस्थान मॉडल आपने रखने की कोशिश की है। बीते 10-15 सालों में देश की जो सियासत है उसमें गुजरात मॉडल की खूब चर्चा हुई, एक आधे राज्य के मुख्यमंत्री है वो दिल्ली मॉडल की खूब चर्चा करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी
अपने किसी शासित राज्य के मॉडल की चर्चा नहीं करती। अगर राजस्थान सरकार की जो उपलब्धियां हैं, कांग्रेस कोई अपना मॉडल लेकर के, जैसे राजस्थान मॉडल लेकर के क्यों उस तरीके से चर्चा नहीं करती जैसा आपके पॉलिटिकल। देखिए बात क्या है, हर पार्टी अपनी अप्रोच होती है। देखिए आप पार्टी की अपनी अप्रोच है, जिसका आप देखेंगे कि किस प्रकार से इनका ग्राफ नीचे आ रहा है। जो व्यक्ति अभी चुनाव जीतते हैं, पंजाब में जीत के मान लीजिए, कोई कारण रहे होंगे, आप पड़ोसी है उनके पंजाब के, आप ज़्यादा कौन समझ सकता है, जीत गए। परंतु वो इस प्रकार से बोलने लगे देश के अंदर कि मैं देश को नंबर 1 बनाऊंगा भारत को, और मीडिया उनका साथ दे रहा है। जैसे गोदी मीडिया एक प्रकार से आप यदि मेहनत करते हो तो जरूरी नहीं कि आपकी चले वहाँ अपने लिखने वाले वहाँ पे, आपके जो टेबल वाले बैठे हैं, मालिक लोगों का दबाव है, मालिक लोग डरते हैं ईडी से, इनकम टैक्स, CBI से। तो पूरा मीडिया जो चौथा स्तंभ कहलाता है डेमोक्रेसी के अंदर, जिसको हमने बचपन से हम मीडिया फ्रेंडली रहे हैं, और चाय भी पिए गए होंगे तो कई बार मीडिया में पिताजी हो ऐसे रहे हम लोग तो जिंदगी भर। वो सोच रहा है आज इतना बड़ी भूमिका जुडिशरी की है, वो दबाव के अंदर देश के अंदर है। जब जुडिशरी दबाव में तो मीडिया वाले क्या करें बेचारे। आज मीडिया गोदी मीडिया कहलाता है, हमें दुख भी होता है कि मीडिया गोदी मीडिया क्यों कोई कहे, पर क्योंकि जो माहौल बन गया है तो एंकर हो चाहे मालिकों के दबाव एंकर पर, और आप देख लीजिए देश में क्या हो रहा है। तो ये सब लोकतंत्र के लिए क्वेश्चन मार्क रखते हैं, ये हमें चिंता लगी हुई है। धन्यवाद। आपका सवाल मैं आ रही हूँ, एक सेकंड से मोहित दुबे हूँ। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि लगातार OPS की आप बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में हमने लागू कर दिया, लेकिन खासतौर पे राज्य सरकार की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर पैसा नहीं है। OPS को लागू करेंगे तो सरकार पे बहुत ज्यादा भार पड़ेगा। तो ऐसे में आपको कैसे लगता है कि OPS को पहली कैबिनेट में पास करा लिया जाएगा, इससे लागू करवा लिया जाएगा? दूसरा एक छोटा सवाल और है कि आप गुजरात के वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं, वहाँ भी कॉमन सिविल कोड चल रहा है। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड की बात भारतीय जनता पार्टी ने की, वहाँ पे वो जीते। गुजरात में कितना बड़ा उसका असर मानते हैं? क्या गुजरात में इसका असर पड़ने वाला? ये देखिए, मैंने आपको कहा मैनेजमेंट की बात है, वित्तीय प्रबंधन की बात है। कांग्रेस वाले वित्तीय प्रबंधन करना जानते हैं, क्योंकि आज़ादी की बात है, कांग्रेस ने यही सीखा है, राज करना, शासन करना। ये जो चाल चेहरे की बात करते थे देश के अंदर, वो कहाँ चाल चली गई इनकी बीजेपी वालों की, कहाँ चरित्र चला गया इनका, और कहाँ चेहरा चला गया। आज लूट बची हुई बीजेपी की जहाँ शासन है, वहाँ लूट बची हुई है, करप्शन की हदें पार हो गई है। आप पता कर लीजिए वहाँ क्या हो रहा है। चाल चरित्र चेहरा, इतनी अच्छी बातें करते थे, पता नहीं आ जाएंगे सत्ता में तो क्या हो जाएगा। अब इनकी पूरी पोल खुल चुकी है। धन्यवाद। आपका सवाल मैडम मैं आ रही हूँ। सर मैं गुजरात की बात करना चाहता, तो गुजरात में आप काफी वरिष्ठ वहाँ के नेता भी हैं और आपने प्रचार की कमांड भी संभाली हुई है, तो गुजरात में लड़ाई किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या ट्राइएंगल लड़ाई है, क्या कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, क्या आपकी है? क्योंकि वहाँ पर पंजाब को भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पर दिल्ली को भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी रहेगी। धन्यवाद। मैडम आपका सवाल। सर नोटबंदी को आज 6 साल हो गए हैं, तो कहा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष हमेशा कहता है कि नोटबंदी फेल हुई है। आज SBI का डेटा आया है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़े हैं, तो क्या ये ब्लैक मनी या जो था वो रुका है? आपको लगता है वो फेल हुई या कैसे देखते हैं 6 साल? जो कल टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे ख्याल स्टोरी थी, कुछ 30 लाख या करोड़ जो मैं अमाउंट भूल गया, तो वो पूरा मार्केट में चल रहा है। तो कहाँ तो ब्लैक मनी खत्म हो गई, कहाँ फेक करेंसी खत्म हो गई, और कहाँ काले धन आ गया। अब उससे अंदाजा लगा लिया, अन्ना हजारे को बैठा दिया गया बेचारे को, भले आदमी थे वो, और RSS बीजेपी साथ लग गई, यूपी को खूब बदनाम कर दिया, लोकपाल लोकपाल लोकपाल। आज बताइए आप 8 साल में कोई लोकपाल का नाम ले रहा देश के अंदर? 2G स्पेक्ट्रम का कोई नाम ले रहा है देश के अंदर? कोलगेट का कोई नाम ले रहा है? मिस्टर रॉयट से जो CNAG थी, CNAG की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है देश के अंदर, आप सब समझते हैं। किसे कहते हैं CNAG?
पूरे देश की मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल का, राज्यों का भी और कंट्री का भी। उनका मुखिया कह रहा है, बाद माफ़ी मांगी उसने चंद्र निरुपम से वहाँ मुंबई के अंदर, उनको शर्म भी नहीं आई। 1,66,000 करोड़ का घोटाला हो गया है और देश ने मान लिया। और वो कहाँ चला गया घोटाला? कोलगेट का। कहाँ चला गया आपका 2G स्पेक्ट्रम? वो नाम लेता किसी का क्या? तो प्रशासन की राजनीति करने में माहिर लोग हैं, झूठ बोलने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। और झूठों का बादशाह और आ गए, केजरीवाल आ गए। इन सबका मुकाबला कांग्रेस को करना है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, कार्यक्रमों में, सिद्धांतों में दमखम है। अल्टीमेटली देश के लिए, देश का डीएनए और कांग्रेस का डीएनए एक साथ समझ लीजिएगा। कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। जो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह जी का भी। तो देखिए, मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। शिमला से सीधी तस्वीर आपके सामने है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना तो साधा ही साधा, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को लेकर भी बोले हैं कि उसका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है। पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर खड़ा तो करें, तब जाकर वो वादे और दावे करें जो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान उस मांग को भी मुख्यमंत्री की तरफ से दोहराया गया है, जो लगातार हर बार हम सुनते हैं। मुख्यमंत्री दोहराते हैं कि देश में OPS लागू की जाए। इस बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस बात को दोहराया है और प्रधानमंत्री से अपील की है कि पूरे देश भर में OPS को लागू करें। न केवल इस बार OPS को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है, बल्कि राजस्थान की 5 महत्वाकांक्षी योजना के बारे में विस्तार से बताया और उसके फायदे बताए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 5 महत्वाकांक्षी योजना देश भर में लागू होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसके अलावा महंगाई को लेकर निशाना मुख्यमंत्री ने साधा और साथ ही साथ कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, युवा परेशान हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। मौसमी शॉर्ट में EWS का मैं आप बता रही है, कोटा जो 10 देखिए, फैसला अभी हुआ है, कल ही हुआ है। अब राज्य सरकार भी विचार विमर्श करेगी। जैसे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा हम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है ना, रिव्यू पेटिशन लगाएंगे। अब इतना बड़ा फैसला हुआ है तो इसमें चिंतन होगा, मनन होगा। उसके बाद में तय होगा कि राज्यों की स्थिति, हर राज्य की स्थिति अलग तरह की। महाराष्ट्र आप देखते हैं, आरक्षण हुआ, फिर कोर्ट में स्टे हो गया, कई राज्यों में स्टे हुआ, कई राज्यों में स्टे नहीं हुआ है, कोर्ट में केस चल रहे हैं। तो अभी कई राज्यों की स्थिति, अब मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को चाहिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए पहल करे वो कि अब जब 10% को मिलने लग गया, पहले बात ही 50 से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, अब 50 से क्रॉस मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। अब भारत सरकार को चाहिए कि वो तमाम राज्य सरकार से बातचीत करे और लोगों में हार्ड बर्निंग नहीं हो। उसके लिए बढ़ाना पड़े तो बढ़ाएं, कुछ भी करें, पर हार्ड बर्निंग से मैं समझता हूँ कि सवाल हित में नहीं है। न्यूज़ 24 नमन जी, देन आई कम इन लास्ट। मुख्यमंत्री जी, आप आजकल प्रधानमंत्री आपकी बात काफी तारीफ कर रहे हैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हम लोग इसे हल्के में ले या नहीं लें? किसको हल्के में? प्रधानमंत्री आपकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, आपकी ये कह रहे हैं कि मोदी जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो हम हल्के में लें कि सीरियस? अच्छी बात है सर। अरे को बताइए आप मुझे, वैसे तो एक बात सुनो, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ये कहे, फैक्चुअली कोई बताए कि भाई जब मैं मुख्यमंत्री था तब हमारी जो मुख्यमंत्री जमात थी उसमें ये सब सीनियर थे, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ बैठे मुख्यमंत्री उनमें सीनियर है, इसमें तारीफ कौन सी बताओ मेरे पास? पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसको किस रूप में मीडिया ने दिया, आई डोंट नो। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब आप जाते हो दुनिया के मुल्कों में, आपका स्वागत होता है, इसलिए होता है कि भाई गांधी के देश से आए हैं, और दूसरा डेमोक्रेसी 70 साल के बाद में वहाँ जड़ गहरी हुई है डेमोक्रेसी की, इसलिए अब सम्मान होता है। उसमें मैंने तारीफ क्या कर दी, और पूरा मीडिया, पूरा जो पॉलिटिकल क्या कहते हैं, आपके सहयोगी कर रहे हैं सर, आपके सहयोगी बता रहे थे बात।
सर सचिन पायलट कह रहे हैं कि परसेप्शन बनती है, चुनाव चल रहे हैं राजस्थान में, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में, और जब ऐसी तारीफें होती है तो एक परसेप्शन बनती है। अभी बात हिमाचल की करो। दिल्ली का मीडिया काफी हावी हो रहा है स्थानीय मीडिया और मैं स्थानीय मीडिया से न्यूज रीडिंग अपने स्थानीय मीडिया को। प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं और बार बार भाजपा ये कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, स्थिर सरकार है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो है आपकी सरकार है, इंजन दूसरा है, तो फायदा जो है यहाँ पर डबल इंजन सही होगा, ये भरोसा। देखिए इंजन में फर्क होता है। इंजन केंद्र का जो है वो भी बहुत कमजोर पड़ता जा रहा है। पंजाब में इंजन पहले से फुसफुस चल रहा है हिमाचल के अंदर, तो ऐसे तो इंजन किस काम के? कोई मर्सिडीज का इंजन हो मान लो, उसमें और एमेटर के इंजन में फर्क तो होता ही होता है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस प्रकार इंजन काम करने लगा है। हमारी गवर्नमेंट आएगी तो आप समझ लीजिएगा सबसे जो पावरफुल इंजन होगा उसके हमने काम की शुरुआत होगी। देखिए वो सब फॉर्मूले बने होते हैं, थोड़ी बहुत मदद एक्स्ट्रा कर देते हैं केंद्र सरकार, वो अलग बात है। और ये जो कहना गलत है कि आप ओपी लागू होगा तो कैसे प्रबंधन कैसा होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। एक बात बताऊँ आपको फ्रेंकली, हर सरकार इंक्लूडिंग केंद्र सरकार जो कि आम जनता समझ नहीं पाती इन बातों को, और भी लोग क्योंकि इसमें टाइम नहीं होता है स्टडी करने का, हर सरकारें देश के अंदर करीब सभी सरकारें, अधिकांश सरकार कह दीजिए, केंद्र उसमें नंबर 1 है, सब कर्जे ही करती, कर्जा लेके चलाती है। कर्जे के लिए नॉर्म्स बने होते हैं। कर्जा आपकी कैपेसिटी कितनी राज्यों की है, रेवेन्यू कितनी है, फिजिकल डेफिसिट कितना आपके वहाँ, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, उसके आधार पर कर्जा देने की छूट मिलती है भारत सरकार की। बिना भारत सरकार के हम 1000 की कर्जा नहीं ले सकते, ठीक है। भारत सरकार आज भी मिलकर तय करती है राज्य का कि आपको कर्जा इतना ले सकते हैं, आप इतना ले सकते हैं। तो कर्जे से सरकार चलती है, जब कर्जे लेने सरकार चलती है और वो लिमिट से मिलता है तो आराम से वित्तीय प्रबंधन हो सकता है, मेरा मानना है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी बिना सीएम के चेहरे से चुनाव लड़ रही है, क्या आने वाले राजस्थान के चुनाव में भी बिना सीएम के चेहरे से चुनाव लड़ा जाएगा? तो बिना सीएम के चेहरे के आप जा रहे हैं, जबकि हम संयुक्त हिमाचल प्रदेश में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे से चुनाव लड़ा जा रहा है। आने वाला जो मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करेंगे बिना उसके जाने, क्या वो भी बिना राजस्थान की बात करनी क्यों है? एक सेकंड मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं सिर्फ एक स्थानीय मीडिया से लास्ट सवाल लूँगी और विक्रांत जी उसके बाद माफ़ी, क्योंकि मैं माफ़ी चाहूँगी दिल्ली के हमारे मीडिया के साथ ही हिमाचल से हमें दिल्ली ले जा रहे हैं और हम चाहते हैं हिमाचल के भीतर हिमाचल के मुद्दों पर रहें लास्ट। हाँ उसके बाद आपके पास। हाँ जी, सरकारें हैं बन रही है या बन रही है, वहाँ पर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? ज़्यादा क्यों आ रहे? कांग्रेस पॉपुलरिटी बढ़ती है। विक्रांत जी लास्ट सवाल खत्म, धन्यवाद। क्योंकि हिमाचल से बीजेपी के अध्यक्ष आते हैं नड्डा साहब, उन्होंने कहा कि खड़गे जी भले कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हो लेकिन कांग्रेस उसी ढर्रे में चल रही है, गांधी परिवार ही उनको चला रहा है। तो आज खड़गे साहब यहाँ आ रहे हैं, समीक्षा बैठक ले रहे हैं, कैसे लेते हैं बीजेपी अध्यक्ष के बयान को जो हिमाचल से आते हैं? मुझे सख्त ऐतराज है, नड्डा साहब जो है अपना घर संभाले। जिस प्रकार आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, वंशवाद का लगा देते हैं, कभी वो लगा देते हैं कि खड़गे साहब बन गए तो वही परिवार चलाएगा। उनको पूछोगे आप अपना घर संभालो। आपकी पार्टी में हमारे से ज़्यादा वंशवाद वाले लोग बैठे हुए हैं, जितना आपके हिमाचल के लोग भी हैं। हिमाचल के लोग भी उसमें शामिल हैं, जो केंद्र मंत्री बैठे हैं वो वंशवाद से आए हुए हैं। इसलिए ये कहना, एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उनके बात में मैं समझता हूँ कि पहले अपने घर संभाल लें। उनका घर भी बहुत स्थिति में टेंशन में चल रहा है, उनका घर टेंशन में चल रहा है। बीजेपी का घर कोई माने नहीं माने, आप समझ लीजिएगा। वो आज बीजेपी जो 8 साल पहले सरकार बनी थी, वो जो स्थिति थी वो धीरे धीरे अब आगे से जो बीजेपी हो, बीजेपी के अंदर भी हो, वहाँ भी टेंशन चल रहा है। ओके, मैं अब आदरणीय प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी, सांसद प्रदेश अध्यक्ष, शिष्टाचार के नाते अशोक गहलोत जी का
धन्यवाद। स्वागत है सर आपका। तो देखिए, देश की हालत चिंताजनक बने हुए हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जनता को बार बार गुमराह किया जा रहा है और देश की एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं। तमाम बातें मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कही है और तस्वीर भी शिमला से आप देख रहे हैं। अब धन्यवाद प्रकट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। जनता से झूठे वादे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोग महंगाई से परेशान हैं, महंगाई ने जनता की कमर तोड़ के रखी है। इन तमाम बातों का जिक्र कर मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा। खास तौर पर देश के लोकतंत्र की बात उन्होंने की, देश की एजेंसियों के काम करने के तरीके पर उन्होंने कहा और साथ ही कहा कि देश के हालात इस वक्त चिंताजनक बने हुए हैं।